ओके, कैसे हो सब? कल वाला थोड़ा रिवाइज करते। आप ही करो, क्या क्या पढ़ाया था कल हमने, क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या किया था, बताओ। कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ? हम्म फेसिस जो हमारे 47 से 2020 तक जो भी फेसिस थे, तो क्या क्या थे वो एक एक लाइन में बता दो, सो दैट आपको रिवाइज हो जाए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। हम्म और ठीक है, पहला फेज था आइडलिज्म। ठीक है, वो क्लियर हो गया क्या था वो पूरा फेज, रिवाइज करने की दोबारा जरूरत नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्टिव रियलिज्म। तो आइडियलिज्म और रियलिज्म में डिफरेंस पता चल गया। पहले फॉरेन पॉलिसी क्या थी, उसके बाद वो रियलिस्ट में कैसे चेंज हुई। मेन जो ट्रिगर पॉइंट था वो था चाइनीज़ वॉर। तो तब हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें आर्म्स और एमुनिशंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, पीस टॉक से कुछ नहीं होगा। उसके बाद तीसरा उसमें क्या हुआ? हाँ, हार्ड पावर बनना स्टार्ट हुए। और हम्म रीजनल असर्शन में एक और चीज़ आती है कि रीजनल असर्शन, इंडिया को ये रियलाइज़ होना स्टार्ट हो गया कि जो हमारा साउथ एशिया रीजन है या सब कॉन्टिनेंट रीजन है, मुझे उसमें अपनी पकड़ बनानी है। और वो उसको तब रियलाइज अराउंड सेवेंटीज़ की बात है ये। ठीक है, 70 to 80। तो ये रियलाइज़ हो गया कि मुझे एज अ बिग ब्रदर का रोल प्ले करना है, और मुझे जितनी भी आगे पीछे कंट्रीज़ है उनमें अपनी पकड़ बनानी है। अदरवाइज मैं नहीं बनाऊंगा तो कोई और बना देगा। और आज की डेट में वही हो रहा है। इंडिया थोड़ा अभी बैक स्टेज पे चल रहा है, फ्रंट पे कौन चल रहा है अभी? चाइना। ठीक है, आगे। 1962 में हुई थी। अच्छा, फिर आगे चलो। इसको 60, मैंने 61 बोला, 61 बोला था। हाँ कोई बात, इसको कर लेना, ठीक कर लेना। डेट से मैं पहले से ही बड़ा वो, डेट्स वैसे भी याद नहीं रहती। हम्म, अच्छा फिर आगे यूनिपोलैरिटी, वो समझ आ गया आपको? ठीक है, आगे इसमें भी कैसे वो पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हुए। ठीक है, तो अब ये है कि देखो आपको ये पूरा एक स्ट्रक्चर याद हो गया ना। अब इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप कुछ ना कुछ उसमें टैकल कर लोगे, कुछ ना कुछ पॉइंट्स डाल लोगे। जैसे मैंने वो फॉरेन पॉलिसी वाला क्वेश्चन आपको दिखाया था, या एक क्वेश्चन आ जाएगा, सिंपल एक क्वेश्चन होगा, फॉर एग्जांपल, हाउ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया हैज इवॉल्व्ड सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया हैज इवॉल्व्ड सिंस इंडिपेंडेंस टिल 2021। इसमें फिर आपको ये पूरा बताना पड़ेगा। हाँ, ये पीरियड्स। बट अब देखो, आपको जो मेजर प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी ना, हमारे टाइम पे क्या था, वर्ड लिमिट का कोई इशू नहीं था। समझ आ रही है आपको? वर्ड लिमिट का कोई मसला नहीं था।
मुझे याद है KS में वी यूज्ड टू गेट 60 पेजेस की आंसर शीट होती थी, 60 पेजेस की। मेरा सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस, मेरे पास मेरे दो ऑप्शनल थे तब, फिलॉसफी, ये दोनों ऑप्शनल थे मेरे, और अपना GS। तो 60 पेजेस की बुकलेट मिलती थी हर, उसमें भी पेपर A, पेपर B, पेपर A, पेपर B, में भी हमारे को 2-3 पेपर होते थे, ठीक है। 60 पेज। अब उसमें होता था कि जितना मर्जी लिखो, 20 पेज, 60 में से 20 लिख के आओ, 25 लिख के आओ, 30 लिख के आओ। पहला आंसर आपने स्टार्ट किया, लॉन्ग आंसर 20-20 नंबर के होते थे, 30-30 नंबर के होते थे टाइम पे, तो 25 नंबर का होता था। तो आपने लॉन्ग आंसर 25 नंबर का स्टार्ट किया, आपने वो 8 पेजों में लिखा लॉन्ग आंसर। वो वैसा होता था उस टाइम पे, समझ आ रही है आपको? अगला लॉन्ग आंसर आपकी मर्जी, आप 6 पेजों में लिखो या उसको 15 पेजों में लिखो। बट आज वो सिनारियो नहीं। मुझे याद है पॉलिटिकल साइंस में तो मैंने 60 पेजेस पूरे भरे थे, 60 की पूरी बुकलेट ख़त्म कर दी थी मैंने ये। फिलॉसफी में 53-54 पेजेस पे गया था। मतलब लिखते जाओ, जब वर्ड लिमिट ही नहीं है। तो जैसे मुझे फेज पूछे, मैं स्टार्ट से एंड पूरा नीचे तक 10 पेज फॉरेन पॉलिसी के ही लिख दिए। बट अभी आप लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि आपको अब इसको कैसे बनाओगे जो हमने कल पढ़ा, क्या दिमाग दौड़ाओगे अपना? मैं आपको वही जो मैंने कल बोला था प्रो टिप, कि पैराग्राफ में लिखना थोड़ा ना आप वो कर दो, क्योंकि पैराग्राफ में लिखोगे तो 150 वर्ड पूरे नहीं होंगे आपके। चाहे आपको, देखो, आपको पूरा आंसर आता होगा बट आप उसको उतार ही नहीं पाओगे तो उसका क्या फ़ायदा? वहाँ पे आपकी नॉलेज तो जा नहीं रही है, वो एग्जामिनर के पास तो आपकी कॉपी जा रही है। आप आप एम्बेसडर भी होगे फॉरेन पॉलिसी के, बट आपने वो जहाँ पे वो लिखा होगा एग्ज़ाम में, उसको थोड़ी पता है कि ये किसी एम्बेसडर ने मुझे कॉपी भेजी है। उसको तो वो सामने जाएगा जो उसने लिखा हुआ है। तो बहुत ज़रूरी है जो आपकी नॉलेज है ना, वो आप सफाइस करके उस पेज में छाप दो, जो आपको 2 पेज मिलेंगे लिखने के, 150 वर्ड्स और 200 वर्ड्स मैक्स। 200 वर्ड तो कुछ होते ही नहीं है उस टाइम पे। मुझे इतना याद है कि जब मुझे क्वेश्चन आता था, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन मैं छोड़ देता था, क्योंकि वहाँ टाइम नहीं होता है। समझ आ रही है आपको? फिर मुझे बाद में रियलाइज़ होता था क्या फ़ायदा इतना पढ़ने का, जब मैं वो अपनी आंसर शीट पे लिख ही नहीं पाया। मुझे पूरा सोशलिज्म पे क्वेश्चन आया, पूरा A to Z सोशलिज्म आता है मुझे, बट ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम क्या हुआ कि मैं वो सोशलिज्म जितना लिखना चाहिए था उतना लिख ही नहीं पाया। एंड में तो छोड़ने पड़ते हैं क्वेश्चंस, आपको खुद ही कट करने पड़ते हैं। तो इन चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना, ये एक्सपीरियंस है इसीलिए आपको बोल रहा हूँ। अभी जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जाएगी, तो राइटिंग पे भी ध्यान रखना, क्योंकि मेन तो मेंस ही है, इसीलिए उसका नाम मेंस है, ठीक है। प्री तो चलो ऑब्जेक्टिव है, वो निकल जाएगा, लेकिन मेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेंस ही मतलब सिलेक्शन करवाएगा। ये जो हमारा रिवीजन होगी, ठीक है। अब आज हम बढ़ेंगे अपने बायलैटरल इश्यूज की तरफ। बंद कर रहा है? बायलैटरल इश्यूज हम ये पता कैसे चलेंगे, दिन का 1 या 2 एक बड़ा बायलैटरल इशू पढ़ लिया करेंगे, और साथ में 2-3 जो भी करंट के या कुछ भी टॉपिक्स चल रहे हैं साथ में वो पढ़ लिया करेंगे, ठीक है। हमारा मोस्टली जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा। पहले तो हमें अपने जो नेबर्स हैं उनके रिलेशन तो पढ़ना ही पढ़ना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चाइना आ गया, बांग्लादेश आ गया,
बांग्लादेश आ गया, और पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, नेपाल। नेपाल हाँ पढ़ना तो है, ज़रूरी है, नेपाल भी ज़रूरी है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, जैसे ये जो है ना, ये ये बड़े बड़े हैं। बांग्लादेश भी सॉर्ट ऑफ बड़ा टॉपिक है, ये तो मतलब कंबाइन ख़त्म हो जाएंगे एक दिन में, ठीक है, तो वैसा कर लेंगे। उसके बाद फिर हम अपने उससे बाहर जाएंगे स्फेयर से, फिर आ गया रशिया, अमेरिका, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसराइल, और उसके बाद थोड़ा वेस्ट एशिया के साथ देख लेंगे कंबाइन, ठीक है, वेस्ट गल्फ कंट्रीज़ के साथ एक कंबाइन, क्योंकि अलग अलग तो उसमें पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, वो टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा। तो आपको कौन सा ऑप्शनल थोड़ी है, ऑप्शनल वो ऑप्शनल में पढ़ता है, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इंडिया चाइना। जितना मैंने आपको पढ़ाया है उससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि बैकग्राउंड कैसा रहा होगा। बताओ थोड़ा क्या बैकग्राउंड रहा होगा फ्रॉम 40s। बोलो बोलो, डिस्कस करते हैं यार, कोई इतना इशू नहीं है। हाँ हाँ हाँ, आगे देखो, ऐसे ही बोलोगे ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। हाँ हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, वहाँ से लेके आएंगे ना चीज़ को, हमेशा चीज़ को लाना है बिल्कुल स्टार्टिंग से लाना है, ठीक है। वहाँ से लाते लाते थोड़ा वो डिस्कस करेंगे, देन विल मूव टू द करंट सिनारियो। हाँ हाँ हाँ, आप लोग हाँ, आप लोग अच्छा, आप लोग सही बोलते हो, आपको चीज़ों का पता है, तो इट्स अ गुड थिंग, मतलब आप पढ़े लिखे बच्चे हो ना है। और मुझे भी मज़ा आता है वैसे बच्चों को पढ़ाने में, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आई बिलीव इन डायलॉग रादर देन मोनोलॉग, ठीक है। मैं बोलते रहूँगा, आप लिखते रहोगे पढ़ते रहोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये एग्ज़ाम बहुत डायनामिक है, देखो जो भी मैं बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये एग्ज़ाम बहुत डायनामिक है, और ये डायनामिक बच्चा ही सिलेक्ट करता है, जो डायनामिक बच्चा होगा ना ये वही सिलेक्ट करेगा। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं मेरे साथ ग्रेजुएशन में, एक साल में ना एक दिन भी कॉलेज नहीं गए, पूरा दिन जम्मू यूनिवर्सिटी घूमते रहते थे, एंड में वो केएस बन गए। रीज़न क्या था, वो डायनामिक थे। समझ आ रही है आपको। वैसे बच्चे भी देखे हैं, पूरा पूरा साल कॉलेज में पढ़ाई ये, बट दो अटैम्प्ट हो गए, नहीं हो रहा। रीज़न क्या है कि वो डायनामिक नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। वो जम्मू यूनिवर्सिटी में घूमते तो थे, बट उनके पास क्या था, डिबेट करने की ताकत थी। समझ आई आपको। करंट पे होल्ड था, किसी भी चीज़ पे डिबेट कर देते थे, न्यूज़ देखते थे, न्यूज़ को पकड़ लिया, समझ आई, माइंड में बैठ गई न्यूज़, तो वो किसी से भी जाके बहस कर ली, बाद में वही काम आ गई। समझ आ रही है। 47 से एक नॉर्मल सी स्टोरी, सही बोल रहे हो आप, सब चीज़ें। इसमें क्या हुआ था, जब 47 में इंडिपेंडेंस मिली, तो अब ऑब्वियसली चाइना भी था, और चाइना की भी कुछ जो पार्ट्स थे ना वो भी कॉलोनाइज थे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि चाइना बिल्कुल वो नहीं था, चाइना में भी ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे, कुछ पार्ट्स कॉलोनाइज थे, वो शंघाई वगैरह वो भी कॉलोनाइज था उस टाइम पे। तो इंडिया, हाँ इंडिपेंडेंस हुआ 47, नॉन अलाइनमेंट किसी के साथ नहीं जाएंगे, बट जैसे मैंने बोला कि इंडिया जो है वो आइडियलिस्ट था उस टाइम पे, हर किसी के साथ दोस्ती, अच्छा रिश्ता, अच्छा व्यवहार, तो इंडिया ने चाइना के साथ भी वैसा करना चाहा, ठीक है। एक पूरी स्टोरी, एक पूरा स्टोरी बना लो अपने दिमाग में,
कभी नहीं भूलोगे, पूरा आंसर लिख लोगे। समझ आ रही है आपको? इंडिया ने वही आइडियलिज्म, अच्छा रहना है, ठीक है। तो चाइना के साथ भी दोस्ती बनानी है, अपने नेबर्स के साथ अच्छा रहना है। तो हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन आ गया, ठीक है। हिंदी चीनी भाई भाई, ये स्लोगन डाल दिया उन्होंने कि हम भाई हैं, दोस्त हैं, नेबर्स हैं। बट अल्टीमेटली ये ज़्यादा देर चला नहीं। फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग जो है, इंडिया और चाइना के रिलेशंस ना ठीक नहीं रहे। समझ आ रही है आपको? नॉट कॉर्डियल फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। मैं 50s की बात कर रहा हूँ। इंडिया ने ट्राई की थी अपनी तरफ से एज अ फ्रेंड बनने की, हिंदी चीनी बाय बाय का स्लोगन आया, बट वही जो ऐसे बोल रहा, अब 62 में वॉर होगी, तो उस वॉर से ही सोच लो। पाकिस्तान की वॉर बाद में हुई थी, चाइना की वॉर, हाँ, चाइना की वॉर पहले हो गई। समझ आ रही है आपको? तो आप हिसाब लगा लो कि कितना ज़्यादा टेंस रिलेशन होगा इनमें। टेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये अभी का नहीं है, ये 50s से चलते आ रही है टेंस रिलेशन। तो बार बार ट्राई करते हैं इसको ठीक करने की, बट रीज़न बीइंग दैट कि इसका रीज़न क्या है, ये तब से ही एक टेंस रिलेशन क्यों है? पाकिस्तान के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, क्या रीज़न हो सकता है? हाँ हाँ, बट इसमें कोर कोर जो फिलॉसफी है ना, वो ये है कि अ, अपने रीजन में बड़ा कौन बना रहे। समझ आई आपको? ऑल अबाउट रेस ऑफ पावर। समझ आ रही है? अपने इसमें रीजन में बड़ा कौन बना रहे। साउथ एशिया, एशिया, इसमें हर ये 3 कंट्रीज चाहती हैं, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, कि एक ही बड़ा नाम हो, वो हमारा हो। समझ आ रही है? दैट इज़ वाई टेंस रिलेशन। उसके अलावा तो कोई इशू ही नहीं है, उसके अलावा क्या इशू होगा? बाकी जो आते हैं इश्यूज, वो उसके वो रिजल्ट्स हैं, ठीक है। समझ आ रही है आपको? अच्छा, एल ओ सी और एल ए सी में डिफरेंस क्या है? हाँ हाँ, और हाँ, कोई डिमार्केट कर सकता है इसको? क्या आ गया हमारा जी? कोई डिमार्केट कर सकता है इसको, कहाँ से एल ओ सी, कहाँ से एल ए सी? हाँ, हम्म, ये जो एरिया आ गया ना, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया, दिस लाइन इज योर एल ओ सी, ठीक है। दिस लाइन इज योर, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। आप ये वाला रहने दो, ऐसे बना लो, इसमें मैं और भी डिटेल्स फिल करूँगा, ठीक है। बना लो, याद रह जाएगा। देखो, हमें क्लास में भागना नहीं है, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इतना सिंपल तरीके और इतना स्टोरी टेलिंग में बढ़ाऊँ कि आपको फिर याद रहेगा पूरी लाइफ। बस आपको एक टिपिकल, जो आप कोई भी बाद में बुक पढ़ोगे, नोट्स पढ़ोगे, आप उसको फैक्ट्स पकड़ोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर,
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो ये हमारा आ गया JNK। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो हम मैप बना, अच्छा एक और क्वेश्चन बाद में रेस करूंगा मैं। ये हमारा आ गया JNK, ये आ गया POK और ये COK, ये क्या आ गया सियाचिन, ठीक है। इधर क्या आ गया, ये बेसिकली ऐसे, ठीक है। इधर क्या आ गया, ये एरिया, ये क्या पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया, हाँ? ये ले आ गया, ये नहीं, कारगिल थोड़ा इस साइड पड़ेगा, ये चलो ये कारगिल लगा लो, कारगिल थोड़ा इस साइड। ये है अक्साई चिन, बेसिकली अक्साई चिन इज ऑन द बॉर्डर, ठीक है, अक्साई चिन, ठीक है। अब रिसेंटली लद्दाख में जो डिस्प्यूट हुआ था चाइना का, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ था, हाँ वो भी इसी साइड, इसी बॉर्डर पे ही, रेंज पे पड़ा, ठीक है। तो इसमें हाँ हाँ, सियाचिन, अक्साई चिन बॉर्डर पे, उस पर मैं आऊँगा बाद में, अक्साई चिन का क्या प्रॉब्लम है मैं पूरे डिटेल में डिस्कस करूँगा। अक्साई चिन मैं अभी आपको समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ अभी। अक्साई चिन जो है वो प्रॉपरली डिमार्केटेड बाउंड्री नहीं है, दैट इज़ वाई देर इज सो मच फाइट अबाउट अक्साई चिन, ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, LOC और LAC में तो आपने बता दिया, एक डिफरेंस बता दो इन दोनों में, LOC में और LAC में क्या डिफरेंस है। हाँ वो पाकिस्तान की बाउंड्री है, ये चाइना, हाँ वो दैट इज पार्ट ऑफ स्टोरी, सही बोल रहा हूँ, बट मैं, हाँ एग्जैक्टली exactly, ये LOC जो है वो प्रॉपरली डिमार्केटेड बाउंड्री है, यहाँ पे फेंसिंग हुई है, बकायदा पूरा सर्वे होके यहाँ से यहाँ तक वायरिंग बिछाई है, दैट इज प्रॉपरली, ये द मेन डिफरेंस बिटवीन LOC एंड LAC इज, ये प्रॉपरली डिमार्केटेड है, ये प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है, इनको पता ही नहीं है कि अब जैसे ये एरिया और वो एरिया है, हमें पता ही नहीं है कि ये इंडिया में आता है या वो इंडिया में आता है, वो चाइना में आता है या ये चाइना में आता है, दैट इज़ वाई देर इज़ अ बॉर्डर डिस्प्यूट, एंड चाइना क्लेम करता है कि ये हमारा है, इंडिया क्लेम करता है जी ये हमारा है, समझ आ रही है आपको। चाइना चाइना ये क्लेम कर रहा है जो इंडिया बाउंड्री पे, इंडिया की ज़मीन पे है ना, वो बोलता है वो हमारा है, इंडिया वहाँ से क्लेम करता है जो चाइना के पास है वो हमारा है। LOC और LAC में यही मेन डिफरेंस है कि इनकी बाउंड्री, ठीक है। ये बना लिया आपने, तो कर दो, मैं बोलने वाला था डिलीट कर दूं। अब थोड़ा इसके नोट मेकिंग कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट हो जाओ लिखना। रिलेशन स्टार्टेड इन 1950s। रिलेशन स्टार्टेड इन इनिशियली बोथ वर गुड नेबर्स, ठीक है। हाँ अच्छा ये नहीं लिखना, इनिशियली बोथ वर गुड नेबर्स लिख दिया, तो लिखो फिर इसी को ही कंटिन्यू करवा दो। इनिशियली बोथ वर गुड नेबर्स एंड इंडिया वेरी ऑनेस्टली
try to establish a peaceful relation with China. But China backstabbed India in 1962. Backstab. पास्ट फॉर्म में लिखना स्टैब्ड, बैकस्टैब्ड, बैकस्टैबिंग नहीं, हाँ पास्ट फॉर्म में आएगा ना, बैकस्टैब्ड इंडिया इन 1962। ये आ गया हमारा एक छोटा सा पास्ट का इंट्रोडक्शन। समझ आ गई आपको? आपको हमेशा ऐसे स्टार्ट करना है, जो भी इंडिया चाइना के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, हाँ हमेशा मुझे याद रखना कि किसी भी चीज़ पे क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया चाइना पे क्वेश्चन आ रहा है, डोंट स्टार्ट फ्रॉम द करंट इटसेल्फ। 2 लाइनों में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जिससे आपके पूरे आंसर का एक ओवरव्यू आ जाएगा, ठीक है? फिर वहाँ से, लेकिन इंट्रोडक्शन भी बॉडी के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल इंडिया, क्या पता आपको आईआर में इंडिया और चाइना का ट्रेड पूछ लें, फॉर एग्जांपल ट्रेड रिलेशन कैसा चल रहा है, आप उस पर ये इंट्रोडक्शन नहीं डाल सकते हो कि चाकू मार दिया, नहीं। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि आपको कितना ज़्यादा शार्प होना पड़ेगा उस टाइम पे, आंसर फ्रेम करने के टाइम पे, ठीक है? अगर वो ट्रेड की बात कर रहे हैं तो चाकू मारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, इन जनरल एज अ होल ऐसे आ गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और अपना यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं, मुझे भूल जाता है, मेरा इंटरव्यू का क्वेश्चन जो वाइवा हुआ था मेरा, इंडिया चाइना का ऐसे आ गया आपको, ठीक है? उसमें आप ये पूरा डिटेल में लिख सकते हो। इंडिया चाइना रिलेशंस आ गया, या करंट बॉर्डर डिस्प्यूट आ गया, वो आप लिख सकते हो। अब ये वाली लाइन आप उसमें डाल सकते हो, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट इज अबाउट लड़ाई जो भी चल रही है, ठीक है? अगर ट्रेड आ गया तो क्या करोगे? ये तो मैंने लिखा दिया, अब अपना दिमाग दौड़ाओ, बताओ। अगर इंडिया चाइना ट्रेड आ गया तो इंट्रोडक्शन क्या डालोगे? 3 लाइनों की इंट्रोडक्शन, 1 2 3। उसके बाद आपने सीधा जंप करना है करंट पे, ठीक है? बट एक बात याद रखना, करंट जानने के लिए ना बेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी उस चीज़ की पता होनी चाहिए। दैट इज़ वाई मैं आपको बहुत उस पर अभी चला रहा हूँ, बेसिक पे। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो, हाँ वो भी मैं आऊँगा, सही बोल रहा हूँ, ठीक है? आगे इंट्रोडक्शन अब ट्रेड का आंसर है, इंडिया क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया चाइना डिस्कस ब्रीफली अबाउट इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशन, ये क्वेश्चन आ गया, चलो 10 नंबर, इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशन। तो ये आपका इंट्रोडक्शन आ गया और ये आपका बॉडी आ गई, ठीक है? मुझे पता है मैं थोड़ा अभी स्ट्रेस डाल रहा हूँ आप पे, आपको मजबूर कर रहा हूँ सोचने में, बट जब एक बार चलने लग जाएगी ना वो मशीन, तो खुद ही आंसर बनेंगे आपके, किसी से पूछने की भी, गाइड होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो, इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशन, यहाँ पे तो आप लिख दोगे, आपने वो अपना जो भी मैगजीन पढ़ोगे बाद में, यहाँ भी पढ़ रहे हो, जो भी उठाओगे आपने वहाँ से लिख देना जी 7 बिलियन का ट्रेड हुआ। दीज आर ऑल फैक्ट्स, ये आपको याद करने, रट्टे मारने, भूल जाने हैं, ठीक है? इंडिया ने चाइना को ये भेजा, चाइना ने इंडिया को ये भेजा, ये तो आप ट्रेड में लिख रहे हो करंट में, ठीक है? मैं आपको एक फ्रेमिंग बता रहा हूँ जो आपको इस आंसर में नहीं हर जगह काम आएगी, और आपको अपने आप को चेंज कैसे, हर क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन में अलग माइंड चलेगा आपका, हर क्वेश्चन में अलग।
एक क्वेश्चन दूसरे से अलग होगा, दूसरा तीसरे से अलग होगा, एक का फ्रेमिंग दूसरे से अलग होगी, दूसरी की फ्रेमिंग तीसरे से अलग होगी। समझ आ रही है आपको? अब जो मैंने नॉर्मल मिलिट्री वाला बताया था उसमें आपने इंट्रोडक्शन दे देनी है कि 47 में अच्छी दोस्ती हुई, उसके बाद रिलेशंस खराब हुए, चाइना ने बैकस्टैबिंग की, 62 में वॉर हो गई, देन फ्रॉम दैट मोमेंट टिल नाउ वी आर नॉट हैविंग अ गुड रिलेशंस। समझ आ गई? इंट्रोडक्शन खत्म। ट्रेड में क्या करोगे? एंशियंट पे स्टार्ट करेंगे हम, सिविलाइजेशंस, हम इसको वहां ले जाएंगे। समझ आ रही है आपको? इंडस वैली सिविलाइजेशन, हुआंग हो, हुआंग हो सिविलाइजेशन थी एक, हुआंग हो इनकी रिवर भी है। और इनकी कौन सी सिविलाइजेशन है, हिस्ट्री पढ़ी है? हुआंग हो, ठीक है, हुआंग हो एक रिवर भी है वहाँ पे, उसके नाम पे ही एक सिविलाइजेशन बनी थी। तो हम इसको एंशियंट पे ले जाएंगे, वहाँ से टाइज जो है इनके टाई करेंगे, ठीक है। 3 लाइनों में बताना है। सिंस एंटीक्विटी, जैसे आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। सिंस एंशियंट सिविलाइजेशंस द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना आर वेरी कॉर्डियल, ठीक है। वहाँ से आपको स्टार्ट करना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, देन बुद्धिज़्म आ गया थोड़ा, ठीक है। थोड़ा सा वो डाल के फिर आपने करंट उस पर आ जाना, नीचे कंक्लूड कर देना। समझ आ रही है कैसे आप चलोगे? कितना शार्पली और कितना स्विफ्टली आपको सोचना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसमें हम करंट में जो भी चल रहा है इनका वो लिखते हैं। रिसेंट लिखो पहला पॉइंट, करंट स्टैंड ऑफ या रिसेंट स्टैंड ऑफ। ये वही आ गया हमारा, वो गालवन वैली वाला, लद्दाख वाला। लद्दाख, ठीक है। सॉरी, हाँ रिसेंट स्टैंड ऑफ। इसमें इसमें हम यही लिखेंगे, पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा, चाइनीज सोल्जर्स क्रॉस्ड एलएसी अराउंड द गालवन रिवर वैली ड्यूरिंग मई 2020। चाइनीज सोल्जर्स क्रॉस्ड एलएसी अराउंड द गालवन रिवर वैली ड्यूरिंग मई 2020। इसमें बहुत सी कैजुअलिटीज़ भी हुई थी, अराउंड 20 इंडियन सोल्जर्स की डेथ हो गई थी इसमें, ठीक है। तो अल्टीमेटली बाद में कॉम्प्रोमाइज़ ही हुआ था, टॉक्स हुई थी। तो ये एक पॉइंट आपका करंट का फ्रेम हो गया। दूसरा, एलएसी पे थोड़ा सा लिख लो, व्हाट इज़ एलएसी। आप एक पहले, हाँ इस पे एक पहले एक मेल हेडिंग दो इसकी, बॉर्डर डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट। इसके फिर नीचे अब हम जाएंगे पूरा डिटेल में। बॉर्डर डिस्प्यूट, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। बॉर्डर डिस्प्यूट में पहला पॉइंट हम थोड़ा डिफाइन करते हैं एलएसी को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी, ठीक है। लिखो आगे, एलएसी इज द डिमार्केशन दैट सेपरेट्स इंडियन कंट्रोल टेरिटरी फ्रॉम चाइनीज कंट्रोल्ड टेरिटरी।
Next, India considers LAC to be 3488 kilometer long. India considers LAC to be 3488 kilometers long. 88 kilometer long, while Chinese considered it to be only Chinese considered to be only 2000 kilometers. ठीक है, अब दोबारा मैप बनाना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था कोई एटलस लेके आना, मैप या वो बुक लाइए। जो नहीं लाइए वो साथ वालों से देख लें। आईआर में बहुत ज़रूरी है एटलस। नॉर्मल इंडिया का मैप खोल लो, ठीक है। ये आ गया हमारा एंड के, ठीक है। यहाँ से ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ से नीचे जा रहा है, ठीक है। हमने जो अभी बोला था LAC, वो हमने यहाँ पे बताया था ना, ये, ठीक है। बट बॉर्डर तो चाइना का ये भी है ना, समझ आ रही है आपको? हाँ, इसको भी हम इसी में ही कंसिडर करते हैं, समझ आ रही है आपको? ठीक है। ठीक, LAC के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। लिखो, LAC के 3 पार्ट्स हैं, ऐसे बना दो। LAC 3 पार्ट्स ऐसे कर लो, वेस्टर्न, ईस्टर्न और मिडल, जैसे हिमालयाज के होते हैं। पढ़ाई होगा हिमालयाज के, है ना। यहाँ से ऐसे आता है, ऐसे, फिर इधर आता है, हाँ, है ना। हाँ, यहाँ से ऐसे आता है, यहाँ से। चलो पढ़ाइए आप। वेस्टर्न, ईस्टर्न, मिडल। वेस्टर्न कौन सा हो गया? ये एरिया आ गया हमारा वेस्टर्न, ठीक है। ये एरिया हमारा आ गया मिडल, ये एरिया हमारा आ गया, यहाँ आ गया हिमाचल, ठीक है। ये आ गया हमारा उत्तराखंड वगैरह, और यहाँ से हमारा दो मेरा बड़ा बन गया, यहाँ से सिक्किम, भूटान ये आ गया, यहाँ से हमारा अरुणाचल प्रदेश ये स्टार्ट हो गया, ठीक है, बाउंड्री। उसके बाद वेस्टर्न लिखो। अब वेस्टर्न लिखो, फिर उसके नीचे लिखते हैं। पहला लिखो ना वेस्टर्न, हाँ। बाउंड्री डिस्प्यूट इन द वेस्टर्न सेक्टर वेस्टर्न सेक्टर आ गया लद्दाख, ठीक है। pertains to जॉनसन लाइन, pertains to जॉनसन लाइन, proposed by British in the 1860s that extended up to Kunlun Mountains, Kunlun Mountains, Kunlun Range,
ये आपने पढ़ा होगा कि जिसने भी ज्योग्राफी की क्लास पढ़ी है। कहाँ पे है, कहाँ पे ये, हाँ मतलब हाँ देखो वहाँ पे, देखो कहाँ पे है, सामने पड़ा है, ढूंढो, ऐसे ही याद रहेगा। कहाँ है, हाँ याद रख, ठीक है। कहाँ रखा था मैंने हाथ, यहाँ, इधर ही था, कहाँ था, हाँ चलो। कहाँ कहाँ तक लिखा है, कुनलुन माउंटेन्स एंड पुट अक्साई चिन, पुट अक्साई चिन, हाँ PUT, पुट अक्साई चिन इन द देन प्रिंसली स्टेट ऑफ J&K, इन द देन प्रिंसली स्टेट ऑफ, अब जो 1816 में जो कमीशन बनी, जॉनसन लाइन बनी, उसने ये बोल दिया कि अक्साई चीन जो है वो इंडिया के पास आता है, ठीक है। अक्साई चीन कहाँ आता है, इंडिया के पास, उस कमीशन में डिसाइड हुआ था 1860s में, ठीक है। अक्साई चीन इंडिया के पास आता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, बट इंडिया एंड चाइना क्लेम देयर कंट्रोल ऑन अक्साई चीन, तो इसी पे ही चाइना वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाता है, ठीक है, कि इस पे हमारा पुराना अधिकार है, क्लेम देयर कंट्रोल ओवर अक्साई चीन। तो मेन लड़ाई जो है वो अक्साई चीन पे है। इंडिया अपना आर्ग्यूमेंट कहाँ से देता है, जॉनसन लाइन, ठीक है। इंडिया तो बोलता है कि हम कुनलुन माउंटेन तक हमारा है, समझ आ रही है, और वो बोलता है कि अक्साई चीन तक हमारा है, ठीक है। दिस इज द डिस्प्यूट, कुनलुन माउंटेन अभी उधर है, अक्साई चीन इंडिया में है। इंडिया बोल रहा है वहां तक हमने जाना है, वो बोल रहे हैं यहाँ तक हमने आना है, ठीक है। दिस इज ऑल द फस अबाउट। मिडल सेक्टर जो है हमारा, इसमें एक ही लाइन आनी है, इट इज द लीस्ट कंट्रोवर्शियल सेक्टर, पीसफुल सेक्टर, लीस्ट कंट्रोवर्शियल, ठीक है, लिखो मिडल सेक्टर इज द लीस्ट कंट्रोवर्शियल सेक्टर। उसके बाद आ जाते हैं हम ईस्टर्न सेक्टर पे, अरुणाचल, सिक्किम, ईस्टर्न सेक्टर, इट इज द, दूसरा मिडल वाला है कि इट इज द लीस्ट कंट्रोवर्शियल सेक्टर, हाँ। उत्तराखंड वाला ना, डोकलाम, हाँ मिडिल में कंसीडर कर लो, या यहाँ पे थोड़ा कंसीडर कर लो, डोकलाम। अरे ये इस पे मत जाओ, ये तो ऐसे ही रफ बनाइए, सही, ठीक है, सही बोल रहे हो। डोकलाम, डोकलाम जो हुआ था वो 17 में हुआ था, 2017 में, जो अभी रिसेंटली, हाँ हाँ हाँ, चलो वो एक ज्योग्राफिकल फैक्टर, आऊंगा मैं अब ये क्लियर कर लूँ, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ईस्टर्न हमारा आ गया सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे, डिस्प्यूट इज ऑन द मैकमोहन लाइन, यहाँ आ जा, वहाँ आएगी जॉनसन लाइन, याद रखना, जॉनसन लाइन, और यहाँ पे मैकमोहन लाइन। डिस्प्यूट इज ऑन द मैकमोहन लाइन, डिसाइडेड इन 1914, in a meeting of representatives meeting of representatives from China, India and Tibet in, कहाँ पे ये मीटिंग हुई थी, शिमला में, ठीक है। नहीं शिमला एग्रीमेंट ये नहीं,
ये इसके पीछे बहुत बड़ी एक वो है, अगर वो कहानी सुननी है तो सुन लो। तिब्बत चाइना का पार्ट है भी है, नहीं भी है, ठीक है। तिब्बत बेसिकली अभी जैसा हाल पीओके का है ना, वैसा हाल अभी तिब्बत का है। सेम 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 कहानी है यहाँ पे, और यहाँ पे सेम कहानी है। अब मैं थोड़ा डिविएट हो जाऊंगा, बट चलो आप 1 मिनट लगेगा। तिब्बत जो है और चाइना जो है, ठीक है, ये दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एंड सेम भी है एट द सेम टाइम, ठीक है। कश्मीरी जो है वो पीओके में भी है, कश्मीर पीओके में भी है ना, इंडिया में भी है, कश्मीरी पीपल वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सेम इज़ द फैक्ट विद दिस डिस्प्यूट, चाइनीज़ पीपल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इट्स ऑल अबाउट आइडियोलॉजी। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, आइडियोलॉजी, रिलीजन, कल्चर, बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। मैंने बोला ना, सेम भी है और डिफरेंट भी है। सेम वो पीओके वाला हिसाब है, कश्मीरी वहाँ भी है, कश्मीरी यहाँ भी है, वैसा ही हाल है यहाँ पे। चाइनीज़ लोग वहाँ भी है, यहाँ भी है। चाइना फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ये तिब्बत फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये डिमांड करते आया है। इसमें एक और पॉइंट आ जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तिब्बत फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये डिमांड करते आया है कि हम चाइना का पार्ट नहीं है। आप देखा होगा फ्री तिब्बत स्लोगन्स, हर जगह यही स्लोगन होता है, फ्री तिब्बत, ठीक है, जो वहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। चाइना, तिब्बत ये क्लेम करता है कि हम इसका पार्ट नहीं है, ये क्लेम करता है कि ये हमारा है, हमारी टेरिटरी है। सेम वैसी वही स्टोरी चल रही है, समझ आ रही है आपको, ठीक है। इधर चल रही है अब लड़ाई, ये बोल रहे हैं ये हमारा है, तिब्बत बोल रहा है भाई हम आपके हैं ही नहीं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें इंडिपेंडेंट रहना है। बट एज ऑफ नाउ प्रेजेंट सिनारियो में तिब्बत जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया है, किसने, चाइना ने, वो चाइना के कंट्रोल में है। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट आता है, और जो मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट आता है, वो है इंडिया। इंडिया भी अब यहाँ पे दो सिनारियोज आते हैं, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट। दलाई लामा कहाँ का था, दलाई लामा तिब्बत का, ठीक है। जब चाइना ने तिब्बत पे हमला किया, ये पुरानी बात है, 80s 90s की बात है, ठीक है, 80s 90s की बात है। जब चाइना ने तिब्बत पे हमला किया तो दलाई लामा भी था वहाँ पे, दलाई लामा को उन्होंने अरेस्ट वगैरह करना था, जो भी होना था। इंडिया ने क्या किया, तिब्बत का साथ दिया, दलाई लामा का साथ दिया, दलाई लामा वहाँ से रेफ्यूज बन के इंडिया में आ गया, ठीक है। और इंडिया ने दलाई लामा को रिफ्यूज दिया यहाँ पे, दलाई लामा बहुत साल यहाँ पे रहा, बहुत साल। इसीलिए वो बार बार अब यहाँ पे विजिट करते हैं, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स बन चुके हैं, फॉलोअर्स बन चुके हैं, समझ आ रही है। चाइना को ये बात पसंद नहीं आई, ठीक है। 10 सेंस रिलेशन, यही छोटी छोटी बातों, समझ आ रही है आपको। ये मसला हुआ था। रिसेंटली इंडिया जो है अब वो न्यूट्रल ही चल रहा है, तो उसको भी पता है 30 साल 40 साल हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो वो भी अभी न्यूट्रल स्टैंड लेके चल रहा है। दो दलाई लामा को सपोर्ट करते हैं वो, और तिब्बत को भी सपोर्ट करते हैं, बट अभी हिसाब न्यूट्रल चल रहा है। उस टाइम पे तो उन्होंने पूरा पूरा तिब्बत को सपोर्ट किया था। समझ आ गया इंडिया का स्टैंड। बॉर्डर डिस्प्यूट भी आ गया, एक और पॉइंट बन गया आपका कि डिस्प्यूट क्या है, किस पे है, तिब्बत पे डिस्प्यूट है, इंडिया भी उसमें रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया पिक्चर। कब हुई थी, 14 में ना, 19
इसमें हुई थी 14 में, 1914। मैं भी सोचू 14 ही 14 में तो ब्रिटिश रूल था, तो ऑब्वियसली ये नाम कहाँ से आया जॉनसन मैकमोहन? आपके मेरे नाम थोड़ी होते हैं जॉनसन मैकमोहन, ये तो ब्रिटिशर्स के नाम थे, ठीक है। उसके बाद आगे लिखो द तवांग ट्रैक्ट, TRACT, ट्रैक्ट। ट्रैक्ट इज ए पाथ और अ लाइन, कोई भी, ठीक है। तवांग, TAWANG, तवांग, तवांग वैली। क्लेम्ड बाय चाइना, द तवांग ट्रैक्ट क्लेम्ड बाय चाइना तवांग भी इधर ही पड़ गया, ये अरुणाचल प्रदेश वाली साइड, ठीक है। द तवांग ट्रैक्ट क्लेम्ड बाय चाइना was taken over by India in 1951. तीनों सेक्टर समझ आ गए, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। अदर इश्यूज, ये हमारा पूरा क्या कवर हुआ अभी, बॉर्डर इश्यूज, ठीक है। अदर इश्यूज लिखो, अदर इश्यूज। पहले लिखो, इसमें अदर इश्यूज में पहले एक 2 लाइन की इंट्रोडक्शन। चाइना इज कमिंग अप विद वेरियस प्रोजेक्ट्स China is coming up with various projects and schemes which India is suspicious about. अब वो कौन कौन सी है? पहला आ गया हमारा BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। पहला पॉइंट आ गया हमारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब ये BRI क्या है ये भी बताता हूँ, ठीक है। लिखो फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। चाइना इज ट्राइंग टू स्प्रेड इट्स पावर एंड डिप्लोमेसी। हाँ, इसी पॉइंट का ही तो एक्सप्लेनेशन है ये। चाइना इज ट्राइंग टू स्प्रेड इट्स पावर एंड डिप्लोमेसी थ्रू रोड्स एंड कनेक्टिविटी, थ्रू रोड्स एंड कनेक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, चाइना ने अभी रिसेंटली रोड्स बनाए, रोड्स इन पाकिस्तान, ईरान, इराक, वहाँ से ऊपर उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, लिख दो ये। अब इसको बताता हूँ फिर आगे चलते हैं। ये आ गया J&K, ठीक है। POK, चाइना, ठीक है। चाइना ने एक पॉलिसी बनाई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको OBOR भी बोलते हैं, वन बेल्ट वन रोड, ठीक है। चाइना चाहता क्या है कि इसकी ऑब्वियसली हर कंट्री का एक होता है, इसको बोलते हैं नेशनल इंटरेस्ट। सुना वर्ड कभी नेशनल इंटरेस्ट? IR में टर्मिनोलॉजी है ये नेशनल इंटरेस्ट। हर कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट के एजेंडाज होते हैं। इंडिया का भी नेशनल इंटरेस्ट है, वो उसके अपने एजेंडाज हैं, ठीक है। चाइना का भी है। तो कई जगह नेशनल इंटरेस्ट का जो मेन एजेंडा होता है वो होता है एक्सपेंशन। क्या?
और कंट्री कुछ भी कर सकती है, कभी भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नेशनल इंटरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है। कई कंट्रीज का होता है एक्सपेंशन, ठीक है, और भी बहुत से पॉइंट्स आ जाते हैं, पीस भी होता है, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन भी होता है, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस भी होता है, ठीक है। चाइना का मेन जो है वो है एक्सपेंशन, अपना कल्चर एक्सपेंड करना, अपना पावर एक्सपेंड करना, अपनी इकोनॉमी एक्सपेंड करना, अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करना। समझ आ रही है आपको? आपको आंसर भी इसी तरह बनाने पड़ेंगे जल्दी जल्दी में। ये पॉइंट्स लिख लिए और उस पर 2-2 लाइनें लिख दी, आंसर बन गया। समझ आ रही है? अब चाइना ने क्या स्टार्ट किया कि अपने रोड्स और कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी स्टार्ट करती है। स्टार्ट क्या मतलब हो भी गई है, अब ये तो कंप्लीशन पे ही है इसका, 1 बेल्ट 1 रोड। यहाँ से ये रोड निकाल रहा है। अब रिसेंटली सबको पता ही है कि चाइना और पाकिस्तान की आज की डेट में बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है, ठीक है, वो सबको पता है। और चाइना हेल्प कर रहा है पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में। जो पाकिस्तान में अभी हाईवेज और रोड्स बन रहे हैं ना, वो चाइना ही तो बना रहा है। समझ, ठीक है। ये गुजरात वगैरह आ गया, चले गया, ठीक है। यहाँ तक आ गया हमारा पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल ये आ गया हमारा ओशन, इंडियन ओशन। यहाँ आ गया ईरान, इराक, ठीक है। पाकिस्तान ये आ गया ना, ठीक है। पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान ये आ गया, यहाँ रख लो अफगानिस्तान को, ठीक है। ईरान, इराक। यहाँ से रोड्स बनाना स्टार्ट हुई। फॉर एग्जांपल दिस इज द एपिसेंटर। यहाँ से ये ऊपर भी जा रहा है, जो मैंने आपको बोला, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। यहाँ से इधर भी जा रहा है, यहाँ से इधर भी जा रहा है, और यहाँ से इधर भी जा रहा है, पाकिस्तान भी जा रहा है। बट इंडिया को कहाँ से, इंडिया को क्यों प्रॉब्लम होगी यहाँ पे? यहाँ से ऐसे पाकिस्तान भी हाईवे जा रहा है, और यहाँ पाकिस्तान में आगे हाईवेज बना रहा है। अब दो इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इंडिया को क्यों प्रॉब्लम हो गई? हाँ एग्जैक्टली, हाँ वो तो होगा ही वो। हाँ, जो मेन इशू जो है, राइजिंग इशू जो है, वो ये है कि चाइना पीओके से रोड बना रहा है, और हमारा अभी भी ये बिलीव है कि पीओके हमारा इंटीग्रल पार्ट है। दैट इज़ वाई ये मैप पे आता है, अदरवाइज J&K तो ऐसे होता ना फिर। समझ आ रही है आपको? फिर ये कहाँ जाता, ठीक है। इसीलिए मैप पे ये आता है। दो यहाँ अभी चाइनीज लोग रह रहे हैं, वहाँ पाकिस्तानी रह रहे हैं। मेन इशू क्या है? BRI या OBOR का इंडिया के साथ। बाकी वो तो ठीक है, वो थ्रेट हो रही है, हमारी इकोनॉमी को खतरा है, हमारे ट्रेड को खतरा है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरा है। वो तो आंसर राइटिंग टैक्टिक्स होती है, ठीक है, वो आपको आ जाएंगी या लानी ही पड़ेंगी, ठीक है। द मेन पॉइंट जो जिससे आपने स्टार्ट करना है, समझ आई, वो ये है। हम अभी भी इसको क्या मानते हैं? इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। दैट इज वाई हमारी जो असेंबली है ना J&K, उसमें जितनी सीटें हैं, ये फैक्ट पता है? हाँ, वो रिजर्व्ड है। सीटें फॉर एग्जांपल कितनी है? फॉर एग्जांपल, चलो उसको छोड़ो, फॉर एग्जांपल 100 सीटें, ठीक है। असली में जो हमारे ये MLA वगैरह बनते हैं, दैट इज ओनली 70। फॉर एग्जांपल 30 सीटें अभी भी हमने रखी हैं, वो किसकी हैं? पीओके की, ठीक है। हम उसको क्यों नहीं छोड़ रहे? हम क्यों रख रहे हैं 30 सीटें? खाली कर देते हैं, 70 ही हैं हमारी, तो 70 पे ही लड़ते हैं। रीजन बीइंग दैट कि अगर हमने ये 30 छोड़ दी ना, तो मेंटली हमने ये सोच लिया कि गया ये,
ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। समझ आ रही है आपको पीओके वाला? ठीक है, लिखो। इंडिया हैज बॉयकॉटेड बीआरआई ऑन द इशू ऑफ सॉवरेनिटी। India has boycotted BRI on the issue of sovereignty. BRI, Belt and Road Initiative. India has boycotted Belt and Road Initiative on the issue of sovereignty as China Pakistan Economic Corridor CPEC. चाइना, अब देखो अब जैसे मैंने ये चाइना का ये बोला कि ऊपर भी जा रहा है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसमें भी जा रहा है, पाकिस्तान में भी जा रहा है। तो जहां जहां वो जा रहा है ना, अगर ऊपर वाली कंट्रीज में जा रहा है तो उसका उसने उनको एक अलग नाम दे दिया, ठीक है। वहां जा रहा है तो अलग नाम दे दिया। जो पाकिस्तान में जा रहा है उसको क्या नाम दे दिया? सीपीईसी। सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो सीपीईसी बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ बीआरआई। बीआरआई इज अ बिगर टर्मिनोलॉजी और सीपीईसी उसका पार्ट है, ठीक है। इंडिया हैज बॉयकॉटेड बीआरआई ऑन द इशू ऑफ सॉवरेनिटी एज सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पार्ट ऑफ बीआरआई passes through पीओके। ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट आ गया इसमें हमारा डिस्प्यूट वाला, चाइनाज इंक्रीजिंग प्रेजेंस। चाइनाज इंक्रीजिंग प्रेजेंस इन इंडियन ओशन। ये क्या है अब? चाइनाज इंक्रीजिंग प्रेजेंस इन इंडियन ओशन, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, है ना? ये आ गया। ठीक है, ये चाइना आ गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया चाइना। ये हमारे नेबर्स आ गए, बांग्लादेश वगैरह। तो यहाँ से म्यांमार, नीचे इंडोनेशिया, मलेशिया, ये थाईलैंड, ये अंडमान निकोबार, ठीक है। ये आ गया, ये सारा ये आ गया, और ये सारा ये आ गया। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये जितना भी समुंदर है इस पर कंट्रोल किसका होना चाहिए था? इंडिया का, ठीक है। कंट्रोल किसी का नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट शोइंग योर पावर, ठीक है। चाइना यहाँ पे है ना, वहां से उठ के आके यहाँ पे वो कर रही है, अभी राज कर रही है। इंडिया तो ये टॉलरेट करेगा नहीं, ठीक है। लिखो, चाइनीज पॉलिसी ऑफ बिल्डिंग पोर्ट्स जो आप बोल रहे हो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, वो यही तो है, पोर्ट्स बना रहे हैं जो। चाइनीज पॉलिसी ऑफ बिल्डिंग पोर्ट्स एंड नेवल बेसिस। देखो दोनों काम साथ में हो जाएंगे, एक पोर्ट भी बना देंगे, वहाँ से ट्रेड भी करेंगे, और वहाँ पे नेवल आर्मी भी बिठा देंगे, वहाँ से नेवल बेस उनका वॉच भी हो जाएगा यहाँ पे हर जगह। चाइनीज पॉलिसी ऑफ बिल्डिंग पोर्ट्स एंड नेवल बेसिस अराउंड इंडियाज मैरीटाइम। क्या होता है मैरीटाइम? पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। हाँ, ये बेसिकली जो सी लाइन होती है, दैट इज मैरीटाइम। चाइनीज पॉलिसी ऑफ बिल्डिंग पोर्ट्स एंड नेवल बेसिस अराउंड इंडियाज मैरीटाइम ये रीच करता है, रीचेज इंडियाज मैरीटाइम रीचेज सच एज
पहला आ गया हमारा कोकोस आइलैंड इन म्यांमार। ये आ गया हमारा यहाँ पे पहला आइलैंड, म्यांमार यहाँ कर लेते हैं, कोकोस। ठीक है, पहला कहाँ पे आ गया? कोकोस म्यांमार में। ठीक है, दूसरा आ गया हमारा चिटागोंग इन बांग्लादेश। दूसरा आ गया ये चिटागोंग इन बांग्लादेश। चिटागोंग में एक रिबेलियन हुई थी, वो आप शायद हिस्ट्री में पढ़ोगे मॉडर्न में। ठीक है, यहाँ आ गया हमारा श्रीलंका। तीसरा पोर्ट उन्होंने बनाया कहाँ पे? हम्बनटोटा, श्रीलंका। श्रीलंका, हाँ स्पेलिंग बताता हूँ मैं, HAMBANTOT। हम्बनटोटा, हाँ हाँ आइलैंड, आइलैंड आइलैंड। यहाँ आ गया हमारा पाकिस्तान। ठीक है, और ग्वादर बनाया कहाँ पे? पाकिस्तान में। ठीक है, एक और बनाया है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, दैट इज इन मालदीव्स। मालदीव्स इसके भी एक्सट्रीम आ गया नीचे, यहाँ पे भी एक और पोर्ट है। ठीक है, मालदीव्स में, वन मोर इन मालदीव्स। मालदीव्स में था ना? हाँ, ब्रिटिशर्स का था। हाँ वो तो इनके वो जो एग्रीमेंट अभी कर रहा है हर जगह जा जाके। अब ये देखो, ये आ गई इनकी पोर्ट पॉलिसी। ठीक है, अब देखो चाइना का जहाज, इंडिया यहाँ पे है, चिट्टागोंग, कोकोस, हम्बनटोटा, मालदीव, ग्वालियर। क्या दिमाग है, समझ आई? टोटली एनसर्कल कर लिया इंडिया को। ठीक है, इसको बोलते हैं, जो मैडम ने बोला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ये उन्होंने टर्मिनोलॉजी दी है, चाइनीज नहीं। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ, इट इज ऑल्सो नोन एज, जो इनकी पोर्ट पॉलिसी है, इट इज ऑल्सो नोन एज, लिख लो, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। तो इंडिया ने ग्वादर के जवाब में क्या बनाया? हाँ, ये वो तो इस पॉलिसी के खिलाफ बनाया ना, ग्वादर, ग्वादर जो पोर्ट बनाया ना, ग्वादर पोर्ट। हाँ, बता दिया। ये आ गया J&K। ठीक है, ये आ गया गुजरात, ये आ गया इंडियन ओशन, दैट इज पाकिस्तान। ये बॉर्डर आता है, दैट इज ईरान। ठीक है, चबार पोर्ट, चबार पोर्ट। ये अब इंडिया ने भी कुछ ना कुछ करना ही था। यहाँ पे पोर्ट है, यहाँ गुजरात है, ये पाकिस्तान की आर्मी, चाइनीज़ आर्मी, ये सब बैठे हैं यहाँ पे। इंडिया ने भी यहाँ पे क्या बना दिया? चबार पोर्ट। ठीक है, बेसिकली चबार पोर्ट का क्या है, चबार पोर्ट क्यों बनाया? अफगानिस्तान जाने के लिए, समझ आई? अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड है ना, अब जाएगा कैसे? पाकिस्तान से जाना पड़ेगा। ये अफगानिस्तान आ गया, पाकिस्तान से जाना पड़ेगा, पाकिस्तान तो कभी जाने नहीं देगा।
अब क्या करना है, पानी के थ्रू पहले जाएगा चाबार, ईरान से डील साइन हुई कि हम आपका यहाँ पोर्ट बनाएंगे, बनाया भी इंडिया ने, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया का, पैसा भी इंडिया का, मटेरियल भी इंडिया का, ओनली फॉर द फैक्ट दैट ये आप हमें सिर्फ हाईवे दे दोगे यूज़ करने के लिए, जो हाईवे अफगानिस्तान में एंटर होता है। ये होती हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस। एक रिलेशन मेंटेन करने के लिए क्या किया, इतनी इन्वेस्टमेंट की, बट फ्यूचर किसी को पता नहीं है। तो रिसेंटली जो हुआ, सोचो कितना बड़ा सेटबैक होगा इंडिया के लिए। इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद व्हेन यू गेट दैट टाइप ऑफ रिजल्ट्स, कितना डिसअपॉइंटिंग होगा इंडिया के लिए। समझ आ रही है? ये तो कुछ नहीं है, आधा अफगानिस्तान इंडिया ने बनाया है, मोर देन। जब हम इंडिया अफगानिस्तान पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ के डैम्स, पार्लियामेंट, स्टेडियम्स, क्या क्या नहीं बनाया इंडिया ने, रोड्स, कनेक्टिविटी। ओनली कॉर्डियल रिलेशन, डिप्लोमेसी, नेबरहुड पॉलिसी और एज एन आंसर टू पाकिस्तान। बट अल्टीमेटली अब क्वेश्चन जब हम इंडिया पाकिस्तान पढ़ेंगे, इंडिया अफगानिस्तान पढ़ेंगे, पहले तो ये चीज़ें डिस्कस होंगी, उसके बाद जो मेन क्वेश्चन हम वहाँ पे पढ़ेंगे कि तालिबान रजीम आने से इंडिया का रिलेशन अफगानिस्तान के साथ कैसा होगा। अब इंडिया जो एक पैराडाइम शिफ्ट आया है, उस पैराडाइम शिफ्ट को इंडिया कैसे टैकल करेगा, क्वेश्चन ये आएगा। समझ आ रही है आपको? अब नेक्स्ट आते हैं रिवर वाटर डिस्प्यूट। रिवर वाटर, चाइना हैज़ बीन, लिखो इस पे, चाइना हैज़ बीन बिल्डिंग डैम्स दो डैम्स बनाए हैं, जिक्सू एंड जंगमू। नाम लिखने लिख लो, नहीं लिखना। चाइना हैज़ बीन बिल्डिंग डैम्स इन द अपर रीचेज ऑफ ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के 4 नाम है, पढ़ाए होंगे। आती कहाँ से? मानसरोवर से, वहाँ से इधर आती है, इधर से फिर नीचे आती है। तिब्बत में क्या नाम है इसका? सांगपो। देन इंडिया में ब्रह्मपुत्र। हाँ, तो हाँ वो वहाँ पे दिहांग, दिबांग, लोहित, लोहित भी है, हाँ लिब्यूट, हाँ लोहित इज ए ट्रिब्यूटरी। देन बांग्लादेश में एंटर करती है जमुना। ठीक है, सही पढ़ा रहे हैं, रट गया आपको। ठीक है, अपर रीचेज ऑफ ब्रह्मपुत्र विच इज कॉल्ड सांगपो इन तिब्बत, which is called Sangpo in Tibet. India, इसमें फुल स्टॉप, हाँ, इंडिया हैज अपोज्ड इट बट देर हैज बीन नो, इंडिया हैज अपोज्ड इट, जो डैम बनाया है इंडिया ने उसको अपोज किया है, इंडिया हैज अपोज्ड इट बट देर हैज बीन नो फॉर्मल ट्रीटी ओवर शेयरिंग ऑफ ब्रह्मपुत्र वाटर। नो फॉर्मल ट्रीटी, नो फॉर्मल ट्रीटी ओवर शेयरिंग ऑफ ब्रह्मपुत्र वाटर। ठीक है, अब सेम ऐसा केस जो है रिवर वाटर डिस्प्यूट वाला, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी उसको डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। प्रेजेंस, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रेजेंस ऑफ चाइना इन साउथ एशिया। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है उसके लिए, प्रेजेंस ऑफ चाइना इन साउथ एशिया। अब कल मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सार्क वो उसमें क्यों नहीं है, तो नहीं, चाइना
जो है वो सार्क में क्यों नहीं है? रीज़न बीइंग दैट वो साउथ एशियन कंट्री नहीं है। बट आज के टाइम पे जितना इन्फ्लुएंस चाइना का साउथ एशिया में है उतना इंडिया का भी नहीं है। ऑब्वियसली वो चीज़ तो इंडिया को पिंच करेगी। समझ आ रही है आपको? साउथ एशिया जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारा तो इंडिया का कंट्रोल होना चाहिए था यहाँ पे, बट डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया का होना चाहिए, वो चाइना ऊपर से उठ के नीचे आ रहा है एंड बिल्डिंग पोर्ट्स एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, लिखो इसमें, दो चाइना इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क but China has more trade with South Asian countries than India. जितना, हाँ लिखो, but China has more trade with South Asian countries than India. जितना ट्रेड इंडिया का बांग्लादेश के साथ होगा ना, उससे 10 टाइम ज़्यादा चाइना का बांग्लादेश के साथ होगा। जितना ट्रेड इंडिया का पाकिस्तान के साथ होगा उससे 10 टाइम ज़्यादा चाइना का पाकिस्तान से होगा। जितना ट्रेड इंडिया का श्रीलंका से होगा उससे 10 टाइम ज़्यादा चाइना का श्रीलंका से होगा। तो इट इज़ अ ह्यूज सेटबैक फॉर इंडिया। ठीक है, इंडिया तो एज ए लीडिंग रोल प्ले कर रहा है सार्क में। ठीक है, एक सार्क यूनिवर्सिटी भी है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी उसको बोलते हैं, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है पीएचडी वगैरह करने के लिए, दिल्ली में है, सुना नाम? साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, वो सार्क की ही यूनिवर्सिटी है। अच्छा, इसी के बेसिस पे अब जो चाइना का इतना ज़्यादा ट्रेड हो रहा है बाकी कंट्रीज़ के साथ, सब कुछ साथ, इंडिया उसको रोक तो सकता नहीं है। ठीक है, तो इंडिया ने क्या डिप्लोमेट एक पॉलिसी खेली कि बैन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, जो हमारे यहाँ पे हो रहा है। रीज़न बीइंग के अब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स तो ऑल ओवर कॉन्टिनेंट जा रहे हैं। ठीक है, उनको फ़ायदा हो रहा है। अब ये या तो ये हो सकता है कि दूसरे मुल्क को जाके बोलो कि भैया आप इनसे लाइट नहीं खरीदो, हमसे खरीदो। ठीक है, वो हो नहीं पाएगा, अगले की मर्जी है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने देश में उसको बंद कर दें, उससे क्या होगा, इकोनॉमिकल सेटबैक पहुंचेगा उनको। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये क्या होती हैं, एक इकोनॉमिकल टैक्टिक्स होती हैं ये चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन कर दो रीज़न कुछ भी दें उसके पीछे। ठीक है, बट ये क्या है, एक ट्रेड वॉर, इट इज़ अ ट्रेड वॉर, फॉर्मल ट्रेड वॉर और इनफॉर्मल ट्रेड वॉर, कुछ भी बोल लो इसको, मोस्टली इनफॉर्मल ट्रेड वॉर है। ठीक है, फॉर्मल क्या होता है, ये तो इनफॉर्मल हो गया ना कि बैन वही बोल दिया जी चाइनीज़ माल नहीं खरीदेंगे, ट्रेड वॉर हो गई है। चाइना वहाँ से बोल देगा हम इंडिया के सेब नहीं लाएंगे यहाँ पे, बात खत्म। लेकिन ये इनफॉर्मल ट्रेड वॉर है, बोल बोल के बंद कर रहे। फॉर्मल क्या है? हाँ, फॉर्मल पे वो होगा, फॉर्मल पे कागजी कार्रवाई होगी। फॉर एग्जांपल सेब यहाँ से जा रहा है, 100 रुपये का सेब गया चाइना, चाइना ड्यूटी लगाएगा 20 रुपये की, आगे मार्केट में जाएगा 120 का। चाइना क्या करेगा, यहाँ से 100 रुपये का सेब जाएगा, चाइना ड्यूटी लगा देगा 120 रुपये, कितने का हो जाएगा, 220 का। लोग सेब खरीदेंगे हिंदुस्तानी क्या? अच्छा, फिर क्या करेंगे, जो अमेरिका से सेब आ रहा है वो 100 रुपये का है, चाइना उनको बोलेगा चलो आपकी ड्यूटी शूटी माफ, आप 80 रुपये का बेचो। अब इंडियन प्रोडक्ट बिकेगा या अमेरिकन बिकेगा? ये होता है फॉर्मल ट्रेड वॉर। हाँ, ये वही तो है, लोकल मार्केट को प्रोडक्ट करने के लिए सेम। ये तो हर जगह होता है कि लोकल मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो करते हैं, इंडिया भी करता है ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट इज चाइनीज सपोर्ट टू पाकिस्तान। इसमें दो एक करंट इश्यूज हैं, बर्निंग इश्यूज है। ठीक है, चाइना सपोर्ट टू पाकिस्तान ऐसे कर लो, दो ही इश्यूज है वो लिखना है, बाकी आपको पता ही है।
ये जस्ट आंसर में लिखने के लिए। चाइनीज सपोर्ट टू पाकिस्तान, एक चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को कश्मीर इशू पे, दूसरा टेररिज्म पे। ठीक है, ऐसे कर लो, सपोर्ट ऑन टेररिज्म, सपोर्ट ऑन कश्मीर इशू। वो अब एक अलग इशू है, करता है नहीं करता है, दैट इज अप टू देम। इसमें हमें क्या लिखना है, हमें आंसर्स लिखने हैं फैक्ट्स के साथ। ठीक है, वो फिर लिखने में तो फिर पेज ही भरने हैं हम, 2-3 पेज तो ऐसे भर जाएंगे, बट फैक्ट्स लिखना पड़ेगा। कश्मीर इशू में क्यों करता है, इसके पीछे जो आप अपना आर्ग्यूमेंट दोगे, वो यूएन में अभी 1-2 साल पहले डायलॉग्स हुए थे, इमरान खान भी आया था, मोदी भी आया था, याद है? उसमें यूएन में चाइना ने, जब वो डिबेट हुई थी, तो चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था रादर देन इंडिया ऑन कश्मीर इशू। ये पॉइंट हो गया। टेररिज्म का भी यही हुआ था, जो हमारा एनएसए है, क्या होता है एनएसए? हाँ, हेड कौन है उसका? ठीक है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी उसमें यूएन में। ठीक है, हाँ, चाइना ने इसको बोला था कि ये गलत है, ऐसा नहीं है। बेसिकली यूएन डायलॉग्स, ये आपने वहाँ पे लिखना अगर इस रिलेटेड कुछ आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको? जब खुद ही यूएन का नाम लिखोगे, एनएसए का नाम लिखोगे, अजीत डोभाल का नाम लिखोगे, आंसर में आपके वो कैच फ्रेजेस खुद ही बन जाएंगे। दैट मीन्स कि आपको पता है आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, अब आगे वे फॉरवर्ड, अब करना क्या है, ये तो सारे हो गए मसले। प्रॉब्लम्स, अभी तक ये सब प्रॉब्लम्स चल रही थी, रिवर डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट। वे फॉरवर्ड में हमारा सबसे पहला आएगा कि हमने किया क्या है हमारे ये जो खराब रिश्ते हैं इनको ठीक करने के लिए। पहला आ गया वुहान समिट, WUHAN, वुहान समिट 2018। वुहान समिट जो है, इट इज़ अ सेट ऑफ गाइडलाइंस टू रिवाइव द स्पिरिट ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन। इट इज़ अ सेट ऑफ गाइडलाइंस to revive the spirit of India-China relation। इसके 5 पिलर्स हैं, 5 पॉइंट्स, कुछ भी हो जाए, क्रक्स में लिखते हैं, छोटे छोटे 5 पॉइंट्स हैं, 1 लाइनर्स। पहला आ गया, बोथ द कंट्रीज हैव टू एक्सेप्ट ईच अदर सॉवरेनिटी। एटलीस्ट इतना तो करना ही पड़ेगा कि एक दूसरे की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, both the countries have to accept each other sovereignty। दूसरा पॉइंट आता है, टू प्रमोट स्टेबिलिटी इन द रीजन। प्रमोट स्टेबिलिटी इन द रीजन। टू रिस्पेक्ट, तीसरा पॉइंट आता है, टू रिस्पेक्ट ईच अदर सेंसिटिविटीज एंड कंसर्न्स। टू रिस्पेक्ट ईच अदर sensitivities and concerns। बोथ, चौथा पॉइंट आ गया, both leaders would provide strategic guidelines to their respective militaries, strategic guidelines to their respective militaries to manage border peacefully, to manage border peacefully।
नेक्स्ट इज टू वर्क ऑन कॉमन इंटरेस्ट। हमारा अगर वे फॉरवर्ड में आएगा तो पहला आ गया वुहान समिट, ठीक है, उसमें आपने ये लिखना है। अगला आ गया ट्रेड। ट्रेड में क्या करेंगे हम? बोथ द कंट्रीज ट्रेड। अच्छा कुछ रहता है, हो गया। अगला पॉइंट आ गया ना ट्रेड वे फॉरवर्ड में। बिगर हेडलाइन जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो है वे फॉरवर्ड, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आसानी हो जाएगी। वे फॉरवर्ड, अभी तक हम कर रहे थे प्रॉब्लम्स, डिस्प्यूट्स, जो भी थे। आंसर आपका आ जाएगा इंट्रोडक्शन, जो भी अभी कंसर्न्स पॉइंट्स चल रहे हैं यही लिख के थोड़ी छोड़ दोगे, कुछ तो लिखना ही पड़ेगा ना, कि एंड आपने हमेशा अच्छा करना है। वे फॉरवर्ड पहला हमारा आ गया वुहान समिट, ठीक है। दूसरा आ गया हमारा ट्रेड। ट्रेड में लिखो बोथ द कंट्रीज शुड डेवलप अ हाई लेवल both the countries should develop a high level of economic and trade dialogue mechanism with an objective of achieving trade relations. तीसरा पॉइंट हमारा आ गया पीपल टू पीपल कांटेक्ट। जितना हम उन लोगों को जानेंगे, जितना वो हमें जानेंगे, चीज़ें उतनी क्लियर होंगी, नहीं होंगी। दैट इज पीपल टू पीपल कांटेक्ट। अब ये होगा कैसे? हाँ चलो, कल्चर को स्टडी करना, और हाँ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। मेनली जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है ना, वो स्टूडेंट्स से ही पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, चाइना के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे, हमारे स्टूडेंट्स चाइना में जाएंगे। देन उसके बाद स्पोर्ट्स, यहाँ के बच्चे बास्केटबॉल कंपटीशन खेलने चाइना जा रहे हैं, स्केटिंग करने चाइना जा रहे हैं। चाइना के बच्चे वहाँ से टाइक्वांडो या कराटे का जो भी कंपटीशन हो रहा है इंडिया में, वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पीपल टू पीपल कांटेक्ट। इसमें इसका एक एग्जांपल है, वो लिखो। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप। सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप नहीं, इसी में ही है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की एग्जांपल है ये। हाँ, सिस्टर स्टेट पीपल टू पीपल कांटेक्ट, इसी की एग्जांपल है सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है। सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप, इंडिया की एक स्टेट जाएगी और चाइना की एक स्टेट, उन यहाँ से आ गई हमारी तमिलनाडु और वहाँ से आ गई उनकी फुजियान, ठीक है। इनको एज अ पायलट स्कीम पकड़ा है हमने। पायलट स्कीम पता है ना क्या होता है? हाँ, पायलट स्कीम क्या होता है? जब भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कोई बड़े पैमाने पे कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी होती है ना, तो वो सबसे पहले पायलट स्कीम का यूज़ करती है। इसका पायलट स्कीम, दैट इज़ फॉर एग्जांपल कोविड-19 आया, कोविड-19 की वैक्सीनेशन बन गई, ठीक है। अब वो पूरे इंडिया में लगानी है, तो वो ऐसे ही नहीं स्टार्ट हो जाएंगे लगाना। वो क्या करेंगे, एक क्लस्टर ऑफ ग्रुप्स को पकड़ेंगे, ठीक है, उन पे स्टार्ट होंगे लगाना। जब भी बड़ी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ता है एक छोटे क्लस्टर से, दैट इज़ कॉल्ड पायलट स्कीम।
समझ आ रही है आपको? अब पूरे जम्मू में मेट्रो चलने वाली है, जब भी चलेगी, एक प्रपोज प्लान है। तो उससे पहले क्या करेंगे, मेट्रो चल गई, ठीक है, मेट्रो स्टार्ट होगी, ब्रिजेस बन गए, पूरा फंक्शनल है। उससे पहले वो क्या करेंगे, पायलट स्कीम रन करेंगे, सिर्फ एक ही मेट्रो चलाएंगे। आज कंप्लीट हो गया, बटन दबा दिया जी, चलो सारी मेट्रो चलने लग गई, इधर से उधर जा रही है, उधर से उधर जा रही है, ऐसा नहीं होगा। हफ्ता 10 दिन सिर्फ एक ही मेट्रो चलेगी, वो भी खाली। समझ आ रही है आपको? उसको क्या बोलते हैं, पायलट स्कीम, ठीक है, वो भी खाली। सो दैट उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करेंगे, मेट्रो चेक करेंगे, बंदे, आज मेट्रो बन गई, बंदे बिठा दिए, सब कुछ कर दिया, कोई लीकेज होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अब इंडिया और चाइना को कंबाइन करना है, वो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि इंडिया की एक स्टेट पकड़ लेते हैं, चाइना की एक स्टेट पकड़ लेते हैं, उन दोनों का यहाँ से स्टार्ट करते हैं रिलेशन। तो जो स्टेट्स वहाँ से सिलेक्ट हुई, तमिलनाडु इंडिया से हुई और फुजियान वहाँ से हुई, इसको लिख लो, लिख लिया तो रहने दो। ये हो गया हमारा वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, ठीक है। क्या भाई यार, भाई एयर, वो तो होती, फ्लाइट्स तो जाती है। अरे बाबा, क्या हो गया? मैं एग्जाम्पल पायलट स्कीम की दे रहा था, बाय एयर तो फ्लाइट्स जाती होंगी, बाय एयर तो जाती होंगी, मैं पायलट स्कीम की एग्जाम्पल दे रहा था। पायलट स्कीम, देखो क्या होता है कि बड़ी स्कीम जब इम्प्लीमेंट, वो अलग बात चल रही है, पायलट स्कीम अलग बात चल रही है, मैं समझा रहा था इनको। जब सरकार कोई बड़ी स्कीम इम्प्लीमेंट करती है तो उसको सीधा ही ग्राउंड पे नहीं छोड़ देती है, ठीक है। पहले छोटा सा एक हिस्सा पकड़ेगी, उस पर टेस्ट होंगे, ठीक है, उस पर प्रैक्टिकलिटी चेक होगी, जब वो ठीक हो जाएगा तो फिर वो लार्जर, मैं वो बोल रहा था मेट्रो का, कि पहले जब मेट्रो जम्मू में आएगी तो खाली मेट्रो चलाएंगे हफ्ता एक, ठीक है, हफ्ता खाली मेट्रो चलाएंगे। जब वो गंडोला बना था तो 2 महीने तक तो खाली गंडोला ही चलता रहा था, ठीक है। वो फिर लेबर भी बेचारे गिर गए उसमें से, फिर उन्होंने वापस उसको वो किया, दैट इज कॉल्ड पायलट स्कीम। समझ आ रही है? बाकी इनका तो, इसमें तो अब ये होगा कि फुजियान से स्टूडेंट यहाँ जाएंगे, यहाँ से स्टूडेंट यहाँ जाएंगे, यहाँ का कल्चर मिक्स होगा, वो एक अलग थिंग। बट ये एज एक पायलट स्कीम, ठीक है। सिस्टर स्टेट, सिंपल है, ये दोनों बहनें बनेंगे आपस में, और क्या है? दोनों स्टेट्स हैं। समझ आई? इंडिया चाइना कंप्लीट, बहुत लंबा है ये वाला रिलेशन, लड़ाई ही ज़्यादा है वैसे। चलो, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इसके रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो हम कर लेते हैं, एक दो छोटे छोटे में खत्म करते हैं। साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी, ठीक है। इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, यहाँ पे फिर आगे वियतनाम, फिलीपाइंस, लाओस, वियतनाम, फिलीपाइंस, ठीक है। ये आ गया समुंदर, ये भी आ गया समुंदर।
अब साउथ चाइना सी, ठीक है, क्यों नाम दिया साउथ चाइना सी? हाँ, हमेशा मैंने फर्स्ट डे पे बोला था, इंटरनेशनल रिलेशंस जब भी पढ़ते हैं वो स्टडी इट इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटी, ठीक है, इंडो पैसिफिक, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया। जब मैं बोलूँगा साउथ एशिया तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सी कंट्रीज़ की बात हो रही है, ठीक है। जब मैं बोलूँगा ईस्ट एशिया, आपको पता चल जाना चाहिए कौन सी कंट्रीज़ की, दैट इज़ साउथ एशिया, दैट इज़ ईस्ट एशिया, ठीक है। जब मैं आशियान बोलूँगा आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं कौन सी कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। इंडो पैसिफिक क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक, यूएसए तक, ठीक है, दैट इज़ इंडो पैसिफिक। ये आ गया चाइना, ये जो समुंदर है ना, ये ये आ गया साउथ चाइना सी, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई पिछले 5-6 सालों से, तो पुरानी है बट रिसेंट जो हाईलाइटेड हुई है वो ये है कि चाइना जो है यहाँ पे भी अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी स्टार्ट कर चुका है। पहले हमने पढ़ा था ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ से आया था ना, यहाँ से आया था यहाँ तक, ओ यहाँ वहाँ से वहाँ जा रहा है, लेकिन ये वाला हिस्सा भी वो कर रहा है, साउथ चाइना सी वाला भी। सोचो, ये वाला वो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा, ये आ गया इसका साउथ चाइना सी का। यहाँ पे क्या है, आइलैंड्स है सी में, ठीक है, उनको कैप्चर कर रहा है, प्लस उनको कैप्चर कर रहा है, प्लस उसके बाद आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बना रहा है, आर्टिफिशियल सैंड्स के, ठीक है, सैंड्स के आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है। उनको क्या करेगा, अपनी नेवल बेस बना लेगा, ट्रेड के लिए उनको इस्तेमाल कर लेगा। वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी इंडिया को, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी इसको, इन कंट्रीज़ को, क्योंकि समुंदर इनका भी तो है, इनका भी तो हक बनता है, ठीक है। इसको अब वहाँ पे इंडिया के साथ लड़ाई चल रही है, यहाँ पे किसके साथ चल रही है, वियतनाम के साथ, फिलीपाइंस, लाओस, कंबोडिया, ये कंट्रीज है, ठीक है। डिस्प्यूट क्या है, ये बोल रही हैं कि ये आइलैंड हमारे हैं, चाइना बोल रहा है कि ये मेरे हैं। वो अपने कागज़ ज़मीन के ला रहे हैं, ये अपने कागज़ ला रहे हैं ज़मीन के, दैट इज़ साउथ चाइना। इंडिया को क्या मसला है अब इसमें, इंडिया को क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ, देखो जब भी ऐसा कुछ आता है ना तो 2-3 चीज़ें पकड़ लेना दिमाग में। हाँ, जब भी कुछ ऐसा मसला आएगा ना आंसर में तो 2-3 चीज़ें दिमाग में रट लेना, ट्रेड, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, और आंसर लिख लेना। समझ आ रही है? इंडिया का इन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड, अगर चाइना यहाँ से आ जाएगा तो जो भी होगा तो ट्रेड इम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रेड इम्पैक्ट होगा, अगले पॉइंट पे शिफ्ट कर जाना, इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। ज्योग्राफिकल फैक्टर, इंडिया की सोवरेनिटी को थ्रेट हो जाएगी। आपको आंसर बनाने आने चाहिए। समझ आ रही है कैसे बनाना है? लिख लो इस पे थोड़े से पॉइंट्स वगैरह। साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी इज एन आर्म ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन इन द साउथ ईस्ट एशिया। साउथ चाइना सी एक अच्छी चीज़ है, ये आपने ज्योग्राफी पढ़ ली है, अदरवाइज ये समझाना बहुत मुश्किल हो जाता, ज्योग्राफी आती है आपको। साउथ चाइना सी इज एन आर्म ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, आर्म है ना, क्योंकि साउथ चाइना सी के बाद में तो फिर पैसिफिक ओशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो उसी का ही एक हिस्सा है ये। साउथ चाइना सी इज एन आर्म ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन इन साउथ ईस्ट एशिया।
It is connected with Taiwan Strait. ये मैंने अपने लिए लिखा है, ताइवान स्ट्रेट। With East China Sea, it is connected by Taiwan Strait with East China Sea and by Luzon Strait, Luzon, Luzon Strait with the Philippine Sea. ताइवान स्टेट से भी कनेक्टेड है और ल्यूजन स्टेट से भी कनेक्टेड है। कितना खतरनाक है यार चाइना। यहाँ पे हांगकांग पड़ता है, उसको भी कब्जा कर लिया। हांगकांग भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट पार्ट है, बट उसको भी अब अपने कब्जे में लिया हुआ। उसको वो एक, अभी आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी है, एक वो कंसेप्ट है डोमिनियन का, पढ़ा क्या होता है? हाँ, तो चाइना अभी हांगकांग के साथ वही गेम खेल रहा है। क्या होता है कि जो कंट्री किसी पे रूल कर रही होती है ना, जब एक कंट्री दूसरी पे, तो दूसरी बोलती है जी हमें आज़ाद कर दो, ठीक है, बट बड़ी कंट्री उसको आज़ादी देना नहीं चाहती है, तो वो एज ए उसको लॉलीपॉप दे देती है डोमेनियन स्टेटस का। हो आप हमारे ही अंडर, ठीक है, बट चलो आप अपना सरकार बना लो, अपनी पॉलिटिक्स बना लो, प्रेसिडेंट बना लो, बट वो प्रेसिडेंट किसका होगा? दैट इज कॉल्ड डोमेनियन स्टेटस। तो इंडिया भी इस स्टेटस में लास्ट में रहा है। लास्ट के 1-2 साल इंडिया इसी स्टेटस पे रहा है। इसका लिखो, इसमें इंपॉर्टेंस, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। अब अगर इंडिया वालों को यहाँ जाना है, पैसिफिक ओशन में ट्रेड करना है, तो वो जाएंगे तो यहाँ से ही ना, साउथ चाइना सी से ही जाएंगे। इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, इसका कनेक्टिंग लिंक आएगा ना, यहाँ पे आएगा पैसिफिक। उसके बाद ये पॉइंट्स लिख लो कि आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, फिलीपाइंस को प्रॉब्लम है। चाइना इज ऑक्यूपाइंग द सी बाय ऑक्यूपाइंग मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स, moreover it is also creating artificial islands and making them as a naval base। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। चाइना is occupying the sea by occupying most of the islands, occupying the sea by occupying most of the islands, and also by creating artificial islands and converting them into naval base। अब इंडिया ने क्या किया, यहाँ पे लिखो, इंडिया has also deployed its navy with Vietnam in the South China Sea for the protection of sea lands of communication, for the protection of sea lands of
कम्युनिकेशन, SLOC, SLOC, सी लैंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। वियतनाम अब ऑब्वियसली यहाँ पे है तो साउथ चाइना सी के खिलाफ होगा वो। तो इंडिया और वियतनाम ने मिल के यहाँ पे साउथ चाइना सी में इसकी आर्मी ने यहाँ पे एक नेवल बेस बना ली है टू प्रोटेक्ट SLOC। SLOC क्या हो गया? सी लैंड ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ हाँ हाँ, सी लेन्स, LAN, सी लेन्स, सॉरी, लेन्स, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है ये? देखो क्या होता है कि अब समुंदर का और वो हवा वाला सेम ही कंसेप्ट है। अब हवा, जो जहाज उड़ता है ऊपर, वो तो कहीं से भी जा सकता है, बट वो कहीं से जाता नहीं है, उनका एक पर्टिकुलर रूट होता है। जब आप फॉर एग्जांपल आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है बाय एयर, आप क्या सोचते हो जहाज यहाँ से उड़ेगा सीधा इधर पहुँच जाएगा? जहाज ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो समुंदर में भी वही है। आपने ए पॉइंट से समुंदर में, अब तो क्या समुंदर, ये तो सीधा ही चलते जाओ, ऐसा नहीं है। आप इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे। ये प्रॉपरली लेन्स जो होती हैं कम्युनिकेशन की, इनको प्रोटेक्ट करना है। क्यों? ट्रेड कहाँ से होगा? इन्हीं से ही होगा ना। मसला ट्रेड का ही है, बाकी समुंदर को क्या करना। ट्रेड का ही तो इशू है। जिसके पास समुंदर होगा उसके पास क्या होगा? ट्रेड होगा, ठीक है। जिसका रास्ता उसकी गाड़ी, ठीक है। साउथ चाइना सी हो गया। आज इतना ही करते हैं, ज़्यादा लंबा हो गया, मेरे पास और भी था बट टाइम हो गया। आज का मैं न्यूज़पेपर लाया हूँ, इसमें हम देखते हैं IR का क्या है आज, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि आपने वो करना कैसे है। यार मुझे भी बैठना स्टार्ट किया पढ़ना, अभी पता क्या किया, किया करो, रीजन भी जब आपका GS एक बार कंप्लीट हो गया, आपका GS ये आदत बाद में तो आपको कॉपी पेन लेके बैठना। जब भी इसमें कहीं भी जाना है, जब भी इसमें जाना है, आपने अभी जैसे हम पहला ही हमारा आ गया ह्यूमन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी। जैसे ही आपने देख लिया, आपने ये न्यूज़ पढ़ी, आगे मुस्लिम बस इतना पढ़ना है आपको, इतना read। आगे आपने देखना ही है आर का पहले कोई नोट नहीं, खाली आपको पता हो गया। देखोगे यहाँ पे, देखोगे इस IR का एक पेज होता है। अब आप एडिटोरियल पे देखोगे कि तो नहीं, रीजनल लीडर
नेबरहुड IR का आर्टिकल और किस पे नेबरहुड चले या मस्ट वांट टू नेबरहुड चले। नेबरहुड नेबर्स हैं इंडिया के जो यूज करते रहते हैं, चैलेंज देते रहते हैं इंडिया को क्या वांट करना। कैसे? बाय मेकिंग क्लियर दैट कैसे क्लियर करना है? तो क्लियर करना है अभी में है कि आपको यहाँ पे देख लो, ये जब आपको पूरा पढ़ लोगे ना, बाद हम पहला टॉपिक इन्होंने अफगानिस्तान छेड़ा, अफगानिस्तान का छेड़ा, चाइना का छेड़ा, क्या होगा ये आर्टिकल। आज हमने चाइना पढ़ लिया है, आपको ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाइना पर डेट क्या है बस न्यूज में भी आ गया, ये पढ़ना नहीं होगी, पढ़ना होगा पढ़ लेना, नहीं कोई प्रॉब्लम। आपको देगा आर्टिकल ये हमने उठा इंटरनेट चला आ गया, क्या आपने करना है कहना जरूरी, क्योंकि हम तो ये बता रहा हूँ बड़ी न्यूज तो आज की ये आ गई। कोई उसी की कंटिन्यू चाइना एंड वर्सेस इलेक्शन अभी बोला मैं, क्या बोला था ना, चाइना ने कंट्रोल कर रखा हांगकांग को, यूनियन स्टेटस दे दिया। आगे कैसे ये इनके अगर आप अपने आगे ठीक है, ओके थैंक यू, मिलते हैं, मांग लेंगे।